जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, उसका चुनाव करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके पास कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उन सभी के अधिकारों के बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है या राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक होता है। इससे राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। हालांकि राष्ट्रपति को कोई भी नियम बनाने का अपने आप अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करता है, अगर राष्ट्रपति उस कानून पर सिग्नेचर नहीं करता है तो वो कानून पारित होने से रुक जाएगा। अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी कानून या नियम गया कि ये नियम को पास कर दीजिए, लेकिन अगर उसमें राष्ट्रपति की सहमति नहीं है तो वो उस नियम पर सिग्नेचर करने से रोक सकता है और उसको फिर से उस नियम की जांच करने के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर उस राष्ट्रपति ने उस नियम पर साइन नहीं किए या सिग्नेचर नहीं किए तो उस कानून को 14 दिन के बाद अपने आप से पास कर दिया जाता है। अब समझ लेते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्वाचन करना चाहता है या राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कर सकता या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, मतलब जब तक वो 35 वर्ष की आयु को पूरा नहीं कर चुका होता है तब तक उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तब तक उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं शामिल होने दिया जाता है। इससे पहले उसको तभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित किया जाएगा या तभी वो राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकता है जब वो 35 वर्ष की आयु सीमा को पूरा कर चुका हो। इसके बाद वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य हो, मतलब उसमें इतनी योग्यताएं होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बनाया जा सके। इसके लिए यह योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न किए हो, मतलब जब उसका चुनाव हो रहा हो या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हो तब वो किसी भी पद पर लाभ न ले रहा हो, मतलब वो कोई भी पद पर ना अग्रसर हो या कोई भी पद पर कार्यरत ना हो। अगर वो ऐसा कर रहा है या पद पर चयनित है तो उसको राष्ट्रपति के निर्वाचन के में शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी संघ या मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो उसे उस पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है और उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुन लिया जाता है। वो राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ सकता है और राष्ट्रपति विजयी हो सकता है। अब समझ लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जितने भी राज्य होते हैं उनके विधानसभाओं के जितने भी सदस्य रहते हैं और जितने भी जीते हुए सदस्य रहते हैं वो सभी सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति और वे सभी सदस्य मिलकर उस राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। जिस प्रकार यहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है उसमें प्रस्तावक को रखा जाता है और अनुमोदक को भी रखा जाता है, इसी प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में रखे जाते हैं। इसके बाद अगर निर्वाचन के समय या उससे संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। मतलब अगर निर्वाचन के समय उससे पहले उस टाइम कोई भी विवाद हुआ, चाहे वो चुनाव को लेकर हो या चाहे वो कैसा हो, चाहे कोई भी दंगा हो, तो उसका निपटारा जो होता है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय ही करता है कि उसमें क्या निर्णय लेना है, क्या जो भी उसमें निर्णय लेता हो उसका जो निपटारा है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद अगर निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है, मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला जाता है उस लिए गए फैसले में अगर उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है, अगर उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा जो किए गए कार्य रहते हैं उसको अवैध नहीं कर सकते। मतलब हम चुनाव तो अवैध घोषित कर सकते हैं लेकिन उसके द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं उनको हम अवैध घोषित ही नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ऐसा फैसला देता है, हम उनके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं कह सकते हैं।
जितनी बार चाहे वो एक ही व्यक्ति वो जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए उसके पास कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होती। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ा, अगर कोई व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ा और वह चुनाव में सफल हो गया तब तो ठीक, अगर वो सफल नहीं हो पाया तो दो बार भी चुनाव लड़ सकता है, दूसरी बार लड़ सकता है और विजयी हो सकता है। अगर दूसरी बार में भी नहीं हुआ तो वो तीसरी बार चुनाव लड़ सकता है। अगर तीसरी बार भी नहीं हुआ तो वो चौथी बार लड़ सकता है। किसी प्रकार वो जब तक चाहे वो तब तक चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए उसके पास कोई भी सीमा निर्धारित नहीं रह सकती। क्योंकि देखिए जैसे जिस प्रकार ग्राम की प्रधानी होती है या कोई भी पद ले लीजिए या मुख्यमंत्री का ले लीजिए, प्रधानमंत्री का ले लीजिए, उसके लिए उसके पास कोई भी निर्धारित सीमा नहीं होती है कि वो पद कितनी बार लड़ सकता है। एक बार लड़ सकता है, दो बार लड़ सकता है, तीन बार लड़ सकता है। इसके लिए उसके पास कोई भी सीमा निर्धारित नहीं हो सकती होती है। वो जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद बस उसके पास क्या होना चाहिए, तो उसके पास जितनी भी योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। उसमें से वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु जो है उसको पूरा कर चुका हो। इसकी उतनी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं उनको भी इसके निर्वाचन में सम्मिलित कर लिया जाए। इसके पहले क्या होता था कि पुडुचेरी और दिल्ली ये दो ऐसे राज्य थे, इसमें इस राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य होते थे उनको विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित भी नहीं किया जाता था। लेकिन अब जो नई व्यवस्था आई है उसके अनुसार, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार इन दोनों राज्यों के जो निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुना जाता है। अब ये भी मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकते हैं। इसके बाद पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद को ग्रहण नहीं कर लेता। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई राष्ट्रपति है वो उसके पद की समाप्ति हो चुकी है, मतलब उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा या वो तब तक उस पद पर कार्यरत रहेगा, वो चाहे 1 महीने का समय लगे, 2 महीने से, वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसके पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। वो चाहे उसका उत्तराधिकारी अगर निर्वाचित हो गया है तो वो चाहे 1 महीने का समय ले, वो चाहे 1 महीने का समय ले या 2 महीने का समय ले, 3 महीने का समय ले, 4 महीने का समय ले, लेकिन जब तक वो पद को ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक पहला वाला जो वाला राष्ट्रपति ही उस पद पर कार्यरत रहेगा। कोई व्यक्ति किसी भी पद पर कार्यरत होता है या किसी भी पद पर कार्य करने के लिए जाता है तो उसको कुछ न कुछ अधिकार दिए जाते हैं और कुछ न कुछ उसको कर्तव्य दिए जाते हैं। उसके कुछ अधिकार भी होते हैं और उसके पास कुछ कर्तव्य भी होते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति के पास भी कुछ अधिकार और कर्तव्य है, वह जिनका निर्वहन करता है। इसके लिए उसके पास पहला अधिकार होता है नियुक्ति संबंधी अधिकार, वो किसी की भी नियुक्ति कर सकता है। दूसरा अधिकार है विधायी शक्तियाँ, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। चौथा अधिकार है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। पांचवा अधिकार है सैनिक शक्ति। छठा है राजनैतिक शक्ति। सातवां है क्षमादान की शक्ति और आठवां है आपातकालीन शक्तियाँ। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं जो उनको आपातकाल की स्थिति में यूज किया जाता है। अधिकारों और कर्तव्य में जो सबसे पहला अधिकार है नियुक्ति संबंधी अधिकार। उस नियुक्ति संबंधी अधिकार में जो राष्ट्रपति होता है वो नियुक्ति करता है, जिसमें से पहली नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की करता है। भारतीय प्रधानमंत्री होता है उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। जब जनता सांसदों को वोट करती है तो सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जब प्रधानमंत्री यहाँ से जनता द्वारा नियुक्त होकर जाता है या सांसदों द्वारा जब नियुक्त किया जाता है तो जब सांसदों द्वारा चुन लिया जाता है और उसकी नियुक्ति आती है तब उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और आपकी नियुक्ति सांसदों द्वारा की गई है और सांसदों की नियुक्ति जो है वो जनता द्वारा की गई है। जब जनता ने सांसदों को चुना और सांसदों ने आपको चुना है या प्रधानमंत्री को चुना है तो आइए प्रधानमंत्री साहब हम आपकी नियुक्ति कर देते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है।
ऐसा नहीं है कि भारत के अलावा और किसी देश की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही करता है, किसी अन्य देश की नहीं, किसी अन्य देश के नहीं, ठीक है। किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, सिर्फ वो भारतीय प्रधानमंत्री की ही नियुक्ति करता है। इसके बाद है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की सलाह पर जितने भी मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर। पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, और इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो भारत के नियंत्रण करता है और महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल, देखिए जो राज्य होते हैं उनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जनता द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को जनता चुनती है, उनको जनता चुनती है, और जो राज्यपाल होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। जो राज्यपाल होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, जितने भी चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और ये मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, या किसी भी मान लीजिए MP का हुआ, MLA का हुआ, ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ, इन सभी के चुनाव के जो आयुक्त होते हैं, जो नियंत्रक होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद सातवां अधिकार है संबंधी अधिकार, राज्यों के बीच समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य। जो जितने भी राज्य होते हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने, समन्वय बनाए रखने के लिए जो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, जितने भी समन्वय स्थापित करने के लिए जो भी सदस्य होते हैं, उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग में जितने भी अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जितने भी संघीय क्षेत्र होते हैं उनके जो आयुक्त होते हैं, मुख्य आयुक्त, उनका चुनाव भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही कर रहा है। वित्त आयोग के सदस्य, जितने भी वित्त मंत्रालय के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अधिकारों और कर्तव्यों में जो दूसरा अधिकार वो विधायी शक्तियां हैं, जिसमें राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। लोकसभा को जिसमें उसके पास जो अधिकार होते हैं, विधायी शक्तियों में जो उसके पास अधिकार होते हैं, उसमें पहला अधिकार है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। अगर लोकसभा का कोई भी व्यक्ति उपद्रव करने की कोशिश करता है या उसको ऐसे हरकत करता है जिसमें लोकसभा को भंग करना पड़ सकता है, तो उस लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। दूसरा अधिकार है संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अगर संसद द्वारा किसी भी कानून या विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो उसके पारित होने के बाद जब तक उस पर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर नहीं करेगा, जब तक उसको राष्ट्रपति के द्वारा पारित नहीं किया जाएगा, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। हालांकि उस विधेयक को राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर पास करना होगा। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उस विधेयक में कोई कमी है तो उसको फिर से वापस संसद में भेज सकता है और उस पर विचार करने के लिए कह सकता है, संसद में वापस भेजकर विचार करने के लिए भेज सकता है। अगर संसद द्वारा उस विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, अगर उस संसद को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पास करना पड़ सकता है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पास करना जरूरी होता है। अगर वो राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है तब भी विधेयक 14 दिन के अंदर पास हो जाता है। अपने आप 14 दिनों के अंदर उस विधेयक को पास माना जाता है कि वो
इसके बाद होता है किसी भी कानून को पास करने के लिए उसमें राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है। जैसे किसी भी विभाग में मान लीजिए, जैसे कि किसी भी विभाग में मान लीजिए, जैसे कि कोई भी कानून बनता है, कोई भी कुछ भी करना होता है, तो उस पर जो उसका जो मेन मुखिया होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो संसद का मेन होता है। कोई भी नियम को पास किया जाता है तो उसमें मुखिया की आवश्यकता होती है, और उसमें मुखिया द्वारा उसको पास किया जाना होता है। तो जब किसी भी कानून को पास किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति होना अनिवार्य है। जिसमें से पहले जिसमें नए राज्यों का निर्माण, अगर हम किसी राज्यों का निर्माण कर रहे हैं या कोई भी नया राज्य बना रहे हैं, कोई भी मान लीजिए 3 राज्य बड़े हैं, जिसमें से पहले राज्य की सीमा इतनी बड़ी है, दूसरे राज्य की सीमा इससे मिलती हुई इतनी बड़ी है, ठीक, और तीसरे राज्य की जो सीमा है वो इतनी बड़ी मिल रही है। इन तीनों राज्यों में अगर मान लीजिए कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है या उसमें विकास कम हो रहा है, धीमा हो रहा है, तो उसमें नए राज्य को बनाने के लिए उसमें नए राज्य को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो उसमें से क्या किया जाता है कि इसमें से थोड़ा भाग ले लिया गया, इस राज्य से थोड़ा भाग ले लिया गया और इस राज्य से थोड़ा भाग ले लिया गया, तीनों राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति को अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद अगर किसी भी राज्य की जो सीमाएं होती हैं, क्षेत्र होती हैं, या उनके नाम जो होते हैं, किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति को होना अनिवार्य है। अगर उसमें राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती है तो उसका निर्माण नहीं कर सकते या उसकी सीमाओं को नहीं बदल सकते और या उसके नामों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर अगर कुछ और रखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश का नाम बदला जाए तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति को होना जरूरी है। इसके बाद धन विधेयक, अगर कोई धन संबंधी विधेयक को पास किया जाता है, किसी भी धन संबंधी विधेयक को लागू किया जाता है, या कोई भी धन विधेयक या कोई भी नया धन विधेयक बनाया जाता है, तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति होना अनिवार्य है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, अगर किसी भी संचित निधि में कोई भी व्यय करने वाला विधेयक है, जो उसको बढ़ाने वाला विधेयक है, अगर उसको पास किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति होना जरूरी है। राज्यों के बीच वाणिज्य समागम और निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, अगर उनके बीच जो भी व्यापार हो रहा है, वाणिज्य और समागम पर जो निर्बंध लगाने वाले विधेयक होते हैं, उनको अगर पास किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति को होना अनिवार्य है। इसके बाद जो चौथी विधायी शक्तियां है, उसमें विधेयक पर किसी भी सदन की असहमति होने पर, अगर मान लीजिए कोई भी नियम पारित कर दिया गया, मान लीजिए नियम नंबर 1 को पारित कर दिया गया, तो इस नियम नंबर 1 में संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों में जो किसी भी एक सदन की असहमति है, मान लीजिए इसमें राज्यसभा सहमत है तो जो लोकसभा होती है वो सहमत नहीं है, मतलब कि संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की अगर असहमति है तो उस पर राष्ट्रपति द्वारा उसको बैठाकर सुलझाने की कोशिश की जाती है। तीसरा अधिकार है वो संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार है, मतलब संसद में जितने सदस्य होते हैं उसके मनोनयन का अधिकार प्राप्त है। उसमें जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति होते हैं, उनका सामुदायिक प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब उनका जो सामुदायिक प्रतिनिधित्व है वो संसद में नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को, वो जिस समुदाय के या आंग्ल उस समुदाय के या आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों का, उनके आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उस समुदाय का जो संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के, तब राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 सदस्यों को, राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 सदस्यों को या 2 व्यक्तियों को लोकसभा में सदस्य के रूप में चुनाव कर सकता है। मतलब जिस समुदाय का जिस समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व उस
संसद में नहीं रह जाता है उस समुदाय के 2 सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति लोकसभा में कर सकता है। इसके बाद कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले जो व्यक्ति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान इन सभी क्षेत्रों में जो पर्याप्त मात्रा में जानकारी रखते हैं उन सदस्यों में से 12 सदस्यों को, जिसमें से 12 मेन जो टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं उनका चुनाव या उनको राज्यसभा में उस नाम से उनको राज्यसभा में उनका नाम दर्ज कर सकता है या उनको राज्यसभा में रख सकता है। किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, उसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, जिससे संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। मतलब जब संसद का सत्र शुरू होता है, संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक, संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक इसका प्रभाव रहता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। दोनों सदन सत्र में हो तब वो राज्य सूची के विषयों पर कोई भी अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जो 5वीं शक्ति है वो सैनिक शक्ति है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब जो भी जितनी भी सेना होती है, 3 सेनाएं होती हैं, जो है जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का जो संचालक होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इन तीनों सेनाओं का संचालन किया जाता है। इसमें जितने भी गोला बारूद के, जितने भी हथियारों की व्यवस्था, जितनी भी जरूरत पड़ती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही पूरी की जाती है। इसमें अगर किसी देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया तो उससे बचाने के लिए राष्ट्रपति आदेश देता है इन तीनों सेनाओं को, आप कैसे भी करके हमारे देश को खतरे से मुक्त कीजिए, हमारे देश में खतरा होने से बचाइए। इसमें जल सेना जो होती है वो पनडुब्बी, जिसमें उसके पास पनडुब्बी होती हैं, और वायु सेना होती है जिसमें राफेल, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, ये सभी इनका संचालन करती है। और जो थल सेना होती है वो हमारी इंडियन आर्मी होती है। जो 6ठी शक्ति है वो राजनैतिक शक्ति है। इस शक्ति में जो दूसरे देशों के साथ समझौता किया जाता है उस समझौते को राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं चाहता है तो दूसरे देश के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। जैसा मान लीजिए हमें अमेरिका के साथ समन्वय स्थापित करना है, हमें अमेरिका से कुछ अच्छे संबंध बनाने हैं, जिसके साथ हमको उसके साथ समझौता करना होगा कि हमको जब हमारे देश को ज़रूरत होगी तो हमारी मदद आप करेंगे, और जब आपके देश को कुछ भी ज़रूरत होगी तो उसकी मदद के जिम्मेदार हम होंगे, हम आपकी मदद करेंगे। पर समझौता करने के लिए राष्ट्रपति मेन होता है। राष्ट्रपति के नाम से ही हम दूसरे विदेशों के साथ समझौता कर सकते हैं। जो भारतीय दूतावास विदेशों में रहते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जो भारत में विदेशों के राजदूत होते हैं उनका अनुमोदन राष्ट्रपति करता है। मतलब राष्ट्रपति अपने देश के जो दूतावास होते हैं दूसरे देशों में उनकी नियुक्ति करता है, और जो दूसरे देशों के राजदूत होते हैं उनका अनुमोदन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के पास जो 7वीं शक्ति होती है वो क्षमादान की शक्ति होती है। इसके अंतर्गत वो किसी भी व्यक्ति को, अगर वो कोई भी व्यक्ति सजा पाया रहता है या अपराध के लिए उसको दोषी ठहरा दिया जाता है तो उस व्यक्ति को सजा कम कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो गलती से उस पर फर्जी अपराध लगा दिया गया है, फर्जी उस पर आरोप लगा दिया गया है, तो उसको सजा दे दी गई है। मान लीजिए उसको 5 साल की सजा दे दी गई है, और तब वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जा सकता है और अपनी राष्ट्रपति से कहकर अपनी सजा को 1 साल, 2 साल या उससे कम, या मान लीजिए 4 साल करवा सकता है। वो राष्ट्रपति को अपनी समस्या बता सकता है, या अपना जो भी अपनी उसकी सफाई होती है वो बता सकता है, और राष्ट्रपति से क्षमा याचना मांगकर राष्ट्रपति से अपनी सजा को कम करवा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास अपराध है, बहुत ढेर सारे अपराध है, और उसको फांसी की सजा दे दी गई है, तो वह जो फांसी पाने वाला व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है और राष्ट्रपति से क्षमा याचना मांग सकता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, तो
उससे राष्ट्रपति उसको क्षमा भी कर सकता है। राष्ट्रपति उसकी फांसी की सजा को 5 साल की सजा दे सकता है, 3 साल की सजा दे सकता है, 2 साल की, 1 साल की, कैसे अगर वो चाहे, राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी की सजा होती है, उसको फांसी मौत की सजा के बदले उसको कारावास दे सकता है, 5 साल का कारावास दे सकता है, 6 साल का कारावास दे सकता है। अगर वो चाहे तो उसे फांसी से मुक्त कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर छोटे मोटे आरोप लगे हैं तो वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है और क्षमा याचना मांगकर अपने जो आरोप लगे होते हैं उनसे वो मुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति क्षमा याचना के क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत उसको क्षमा भी कर सकता है, उस पर कोई भी रोक नहीं सकता है। राष्ट्रपति अगर एक बार उसने क्षमा कर दिया तो उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। उसकी यानी राष्ट्रपति ने हाँ कहा और उसकी सजा माफ कर दी गई। अगर राष्ट्रपति चाहे तो ऐसा कर सकता है, नहीं तो वो नहीं चाहेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो गया फांसी सजा को माफ करवाने राष्ट्रपति के पास, वो उसके पास गिड़गिड़ा रहा है, राष्ट्रपति के पास गिड़गिड़ा रहा, हाँ साहब मुझको माफ कर दीजिए, हमसे ये हो गया वो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने आप से माफ कर देता है, वो उसके अपराधों की जांच करता है और जब वो उसके पास मान लीजिए कोई निर्दोष से चला गया और उसके पास दूसरा कोई गया तो उस पर मान लीजिए कोई केस नहीं है तो 1 ही 2 केस है, गलती से हो गया, कैसे भी उसकी जांच करेगा। ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही सजा सुना देगा, उसकी जांच करेगा। उसकी जांच करने के पश्चात अगर वो चाहेगा तो उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। मान लीजिए कोई गया तो वहाँ गिरा साहब हमको माफ कर दीजिए, ये है वो फलाना ढिक्का बता रहा है, लेकिन तब राष्ट्रपति उस पर जांच करेगा। जब उस पर जांच करेगा और देखेगा कि हाँ इस पर मान लीजिए 10 केस लगे हैं, पर 10 केस लेते हैं, अब राष्ट्रपति उसको कैसे फांसी की सजा से माफ कर देगा? नहीं ना करेगा। जाएगा जब उस पर 10 केस लगे हैं तो उसकी भी जांच करेगा। उसको भी फांसी का नियम बनाया गया, ऐसा नहीं है कि सभी को माफ कर दिया राष्ट्रपति ने, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। उन अपराधों की जांच करेगा और देखेगा अगर वो इस लायक होगा, अगर राष्ट्रपति को वास्तव में लगेगा कि इस पर 10 केस लगे, फिर भी अगर उसको लगेगा कि इसकी सजा को माफ कर दिया जाए, यानी इसकी फांसी की सजा को कारावास में बदल दिया जाए, 5 साल के कारावास में बदल दिया जाए, तभी राष्ट्रपति तब वो चाहे तो उसको 5 साल के कारावास में बदल सकता है, नहीं तो उसको फांसी दिलवा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो फांसी की सजा को माफ भी कर दे। राष्ट्रपति के पास जो 8वां अधिकार होता है वो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। आपातकालीन शक्तियाँ मतलब राष्ट्रपति शासन। जब उसको राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हमारे देश में कोई भी संकट हो रहा है तो राष्ट्रपति अपना शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति तब ये जो शासन होता है वो राज्यसभा लोकसभा के संपर्क में ना रहकर सीधे डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति के 3 प्रकार राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से लगता है। वो 3 कारणों पर लगता है। उनमें से 3 कारण क्या है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, जिसमें से पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण। मान लीजिए कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे देश में युद्ध की आशंका या कोई भी दूसरा देश आकर हमारे देश पर आक्रमण करना चाहता है, तब राष्ट्रपति ऐसे में अपना शासन लगा देता है और उनमें तीनों सेनाओं जो वायुसेना, जल सेना और थल सेना होती है वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और इसका मेन अध्यक्ष जो होता है इसकी निगरानी राष्ट्रपति करता है। दूसरा जो कारण है वो राज्यों में संविधान तंत्र विफल होने पर, जो राज्यों में जो संविधान तंत्र चलता है वो अगर वो विफल हो गया, किसी भी प्रकार से विफल हो गया, वो फेल हो गया, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या आ गई, मान लो वो इसमें राज्यों के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया राज्यों के लिए, तब उसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जो तीसरा कारण होता है वो वित्तीय आपात होता है, मतलब धन की कमी। अगर देश में धन की कमी हो जाती है तो राष्ट्रपति उसमें अपना शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। इस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के जितने भी प्रावधान होते हैं उन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें से किसी भी एक सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
मतलब राष्ट्रपति अगर संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लेख करता है तो उस सदन तो संविधान के 2 सदनों में से किसी भी एक सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जिसमें महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित सूचना देनी पड़ती है। जिस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वो चाहे एक सदन से लगाया, चाहे वो पहले वाले सदन से लगाया गया हो या दूसरे वाले सदन से, लेकिन जिस सदन से लगाया गया उस सदन से महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिनों पहले उसको सूचना देनी पड़ती है कि हम आप पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं, हम आपको आपके पद से हटाने जा रहे हैं। महाभियोग लगाने से पहले जिस सदन द्वारा राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। अगर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हुए तब उस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। महाभियोग लगाने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। जब एक सदन द्वारा महाभियोग को पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन भेजा जाता है। जब उस सदन के जितने भी 1/4 सदस्य होते हैं उनके द्वारा महाभियोग को पारित कर दिया जाता है, तब वो महाभियोग दूसरे सदन में पहुंचता है। एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर जितने भी लगाए गए आरोप होते हैं उन आरोपों की जांच करता है कि उस पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, किस कारणवश राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, उन कारणों की जांच करता है। जब राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच सिद्ध हो जाती है, जब राष्ट्रपति पर लगाए गए जितने भी आरोप होते हैं उनकी जांच सही साबित होती है, तब उसको उस प्रस्ताव को या उस महाभियोग को 1/2 बहुमत से पास कर दिया जाता है। उस महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जब उस महाभियोग को 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाएगा तब उस महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, वो पूरी हो जाती है। जिस दिन महाभियोग पास कर दिया जाता है, जिस दिन से महाभियोग पास हो जाता है उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है कि राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को 6 महीनों के अंदर भरना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाकर उसको राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है तो जो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान रह जाता है उसको 6 महीनों के अंदर भरना पड़ता है। 6 महीने के अंदर उसको भरना पड़ता है। इस वीडियो में आपने राष्ट्रपति के अधिकार और उसको निर्वाचन को लेकर उसके पास क्या क्या अधिकार है, उसको क्या क्या शक्तियाँ दी गई है, कौन से उसके कर्तव्य हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इसकी प्रक्रिया को आपने समझा। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।